साथियों नमस्कार। आज आउटसोर्स आंदोलन के बारे में एवं उसमें शामिल हो रहे तमाम सारे संगठनों के संबंध में और कांग्रेस के वचन पत्र के बाद आई प्रतिक्रियाओं की आपसे चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे आउटसोर्स आंदोलन में एमपीवी के जुझारू साथी आउटसोर्स कर्मचारियों के बीच में सालों से सक्रिय राहुल मालवीय भी शामिल हुए हैं। उनको अपने संयुक्त मोर्चा का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इस आंदोलन में शामिल किया है। यह सब फैसला हमारी कोर कमेटी और जिला अध्यक्षों की सर्वसम्मति से लिया गया है। इसके साथ ही हमारे बीच पंचायतों में काम करने वाले कर्मचारी हैं, नल चालक, गार्ड, सफाई कर्मी, कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखापाल, उनका जो संगठन है उसके अध्यक्ष यशवंत गेडाम और मनरेगा में काम कराने वाले जो मेट हैं उनके संगठनों के अध्यक्ष मधु यादव भी इस आउटसोर्स आंदोलन में शामिल हुए हैं। उनको कोर कमेटी का सदस्य बनाया गया। जो यह बताता है कि हमारा आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ बड़े स्तर पर व्यापक एकता प्रदेश में बन रही है और यही एकता आने वाले दिनों में हमें निर्णायक जीत हासिल कराएगी। उन्हें हमारे आज आंदोलन में शामिल हुए साथियों को बधाई एवं शुभकामनाएं और ये उम्मीद है कि वो इस आंदोलन को ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। वचन पत्र जारी होने के बाद तमाम सारे लोगों के मैसेज, फोन, बधाइयां आई हैं। बहुत दिनों बाद शायद पहली बार लोगों के अंदर, खास करके उन लोगों के अंदर जो सरकार की नीतियों से पीड़ित और प्रताड़ित हैं, उन्हें एक आशा और उम्मीद की किरण कांग्रेस के वचन पत्र में दिखी है। उन्हें ये भरोसा पैदा हुआ है कि माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनते ही सालों से चला आ रहा उनके साथ अन्याय खत्म होगा। हम लोगों की लगातार प्रयास, हम लोगों के लगातार सक्रियता का नतीजा है कि आज मध्य प्रदेश के सभी विभागों में, चाहे वो नगरीय निकाय हो, निगम मंडल हो, सहकारिता हो या सरकार के विभाग हो, सब जगह के जो सरकार की नीतियों से पीड़ित प्रताड़ित कर्मचारी है वो एकजुट हुआ है। भले ही उसकी यह एकजुटता आंदोलनों में उतनी नहीं दिखाई दी हो, लेकिन सोशल मीडिया पर वो पूरी तरीके से एकजुट हो गया है। वो हर गतिविधि पर नजर रखता है। वचन पत्र कल जारी हुआ था, कुछ ही मिनटों के अंदर उसका वचन पत्र के जो मुख्य बिंदु थे, जो जिसके हित के बिंदु थे, उन तक कुछ ही मिनटों में पहुंच गया। तो ये बताता है कि ये जो हमारा पीड़ित कर्मचारी है वो अपने प्रति, खुद के प्रति जागरूक हो चुका है, सक्रिय हो चुका है और वो इस आंदोलन से जुड़ रहा है। हम इसे अपने आंदोलन की पिछले 1-1.5 साल की सक्रियता की सफलता भी मान सकते हैं और ये सफलता है भी, क्योंकि जिस तरीके से ये जो अलग अलग विभागों में, अलग अलग जगह
राजधानी से लेकर तहसीलों तक, पंचायतों तक ये जो बिखरा हुआ कर्मचारी था, जिसे आप असंगठित भी कह सकते हैं, जिसका कोई संगठन नहीं था, वह अपने अपने स्तर पर थोड़े थोड़े संगठन बनाकर खुद को सक्रिय रखा था, लेकिन उनके पास कोई व्यापक प्लेटफॉर्म नहीं था जहां से उनके हित की बात उठ सके। हम लोग 1-1.5 साल में उन्हें एक व्यापक प्लेटफॉर्म के आसपास लाने में सफल हुए और वो जब एक जगह एक साथ आने के मानसिकता बना चुके हैं तो निश्चित रूप से इनकी जो ताकत आंदोलनों में दिखनी चाहिए नहीं दिखी है, आने वाले दिनों में होने वाले दिखाई देगी और जिसका असर शासन प्रशासन पर भी पड़ेगा और हमारे पीड़ित कर्मचारियों के साथ न्याय के रास्ते खुलेंगे। माननीय कमलनाथ जी ने हम सब लोगों की पीड़ा को सुना, उनके आवेदनों को पढ़ा और उनको अपने वचन पत्र में जो स्थान चाहिए था वो स्थान उन्होंने दिया है। उनके वचन पत्र में हर तरीके के पीड़ित कर्मचारी को शामिल करने से पूरे कर्मचारी वर्ग में, खास करके पीड़ित कर्मचारी वर्ग में एक उत्साह पैदा हुआ है। इस उत्साह को हमें संगठन में बदलना है, संगठित करना है और उन्हें इस बात के लिए तैयार करना है कि हमारी लोकतंत्र में हमारी एकता, हमारी जनसंख्या, हमारे मुंडियां ही महत्व रखती हैं। इसलिए हम लोगों ने पहले तय किया था, अब भी कह रहे हैं कि हम बहुत जल्दी भोपाल के अंदर एक कार्यक्रम करेंगे। उस कार्यक्रम में जितनी अधिक से अधिक संख्या होगी सारे के विभागों की, वह संख्या हमारे लिए न्याय के रास्ते खुलवाने में मददगार साबित होगी और न्याय में जो देरी होती है उस देरी को कम करने में सहयोग करेगी। यह रैली, ये कार्यक्रम भोपाल में बहुत जल्दी करेंगे, जिसमें माननीय कमलनाथ जी हमारे बीच में रहेंगे। इस रैली को उनको एक वचन पत्र में हमारे मुद्दों को शामिल करने के लिए उन्हें धन्यवाद सभा के रूप में भी अपने इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। इसकी चर्चा चल रही है, हमारे सारे पदाधिकारियों से, कोर कमेटी के सदस्यों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। सारे लगभग सभी लोगों की सहमति है कि अपन को यह कार्यक्रम करना चाहिए और यह कार्यक्रम होता है तो निश्चित रूप से हम लोगों का एक नैतिक प्रेशर माननीय कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पर और कांग्रेस की बनने वाली सरकार पर और माननीय कमलनाथ जी पर होगा, क्योंकि कुछ लोग आचार संहिता में कार्यक्रम करने पर किंतु परंतु जैसे सवाल उठाएंगे, लेकिन अपन लोग पहले ही तय कर चुके हैं कि ये आचार संहिता हम लोगों पर लागू नहीं होती है, क्योंकि हम लोग सरकारी कर्मचारी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आचार संहिता में भी हम अपनी बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, हम अपने हिसाब से अपने कार्यक्रम कर सकते हैं। इस पर कोई चुनाव आयोग की बंदिश नहीं है, किसी भी तरीके की कोई अड़चन नहीं है और ये हमारा एक लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है चुनाव में, जिसका हम उपयोग करना चाहते हैं। चुनाव में हम अपने कार्यक्रम करेंगे तो निश्चित रूप से उसकी एक अलग प्रचार होगा, उसको अलग तरीके से देखा जाएगा और वो एक चर्चा का विषय बनेगा। जो हम लोग शुरू से हम लोगों का प्रयास था कि हम आउटसोर्स को, अन्याय के शिकार कर्मचारियों के मुद्दों को चर्चा का विषय बनाएं। आचार संहिता हमारे इस काम में मददगार साबित होगी, इसलिए हम भोपाल में एक धन्यवाद सभा की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही तारीख तय होती है वो आपको बता दी जाएगी। हमारा सक्रिय रहना इसलिए जरूरी है कि इसी आचार संहिता में सबकी बातें सुनी जाती हैं, राजनीतिक दलों की बातें भी सुनी जाती हैं, आम जनता की बातें भी सुनी जाती हैं, मजदूरों की बातें भी सुनी जाती हैं, कर्मचारियों की बातें भी सुनी जाती हैं और इसीलिए हमें अपनी बात राजनीतिक दलों को, आम जनता को
सुनाने और बताने का बेहतरीन मौका यही आचार संहिता है। इसलिए हमने पहले भी आप लोगों से कहा है, आज भी हम आपसे कह रहे हैं कि इस चुनावी वातावरण में आप अपने जिला ब्लॉक लेवल पर सक्रिय रहिए। अपने इस आउटसोर्स में आपके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आपका जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ज्ञापन देकर, प्रत्याशियों को ज्ञापन देकर उनको भी अपने साथ जोड़िए और उनसे अभी से ये कहना शुरू कीजिए कि भाई हमारे साथ ये हुआ है, इसे आप खत्म कीजिए। हमने आचार संहिता लगने से पहले लगातार 3-4 महीने तक हमने मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के हर विधायक, नेता, मंत्री को ज्ञापन दिए, लेकिन हमारी नहीं सुनी गई। हमें इस आचार संहिता के दौरान कांग्रेस के हर विधायक को, हर प्रत्याशी को अपने सवाल, अपनी बातें, अपने ज्ञापन पहुंचाना चाहिए और उनसे ये आग्रह करना चाहिए कि, और उन्हें ये बताना चाहिए कि इस चुनाव में हमारी भी अपनी भूमिका है आपकी सरकार बनाने में। यदि आप ऐसा कर पाने में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से सरकार बनने के बाद वो आपकी तरफ देखेंगे, आपकी बातों का समर्थन करेंगे और जो काम 3 महीने में होना है वो काम 1 महीने में भी कराया जा सकता है। इसीलिए ये अकेली मेरी नहीं, ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप इस चुनाव के दौरान कांग्रेस के प्रत्याशियों को, चुनाव लड़ रहे बीजेपी के ही प्रत्याशियों को अपने आंदोलन के साथ जोड़ें। आपके आंदोलन से जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना आंदोलन आपका ताकतवर होगा। आपको या हमको या किसी को भी राजनीति से परहेज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आउटसोर्स कल्चर जो पैदा हुआ है यह एक राजनीति की देन ही है। जब एक राजनीति आउटसोर्स को खत्म कर सकती है तो वो खुद हमें राजनीति में शामिल होने के लिए, राजनीति को समझने के लिए, राजनीति के जरिए इसे खत्म कराने के लिए प्रेरित कर चुकी होती है। इसलिए साथियों, आप इस चुनाव में आउटसोर्स को हम लोग जितना मुद्दा बना सकते थे हमने बनाया है। अब आपको इस मुद्दे को चुनाव के दौरान जिंदा रखना है, जीवित रखना है और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। यही काम 2003 में दैनिक वेतन भोगियों ने किया था। 2023 में आउटसोर्स, अस्थायी, ठेका, अंशकालीन कर्मचारियों को करना है, बताना है राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को, आम जनता को भी कि हमारी 15 साल इस सरकार ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए हैं। अब धीरे धीरे मीडिया भी आउटसोर्स को पकड़ने लगा है। कल जब माननीय कमलनाथ जी वचन पत्र जारी कर रहे थे तो मीडिया में आउटसोर्स पर फोकस किया गया। अभी रीवा से एक चैनल ने आउटसोर्स में बहुत बढ़िया स्टोरी की है। अखबारों ने भी आउटसोर्स के नियमितीकरण की बात लिखी है, जो यह बताती है कि जिस मुद्दे पर आउटसोर्स पर कोई बात नहीं करना चाहता था, मीडिया भी आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में कोई बात नहीं करती थी, उसकी चेतना में भी हम लोग आउटसोर्स को पहुंचाने में सफल हुए हैं। अब जब इतना बड़ा काम हो चुका है तब आगे का काम कराने के लिए निश्चित रूप से हमको इस महीने भर की मशक्कत करनी पड़ेगी और आपको ये काम करना चाहिए, क्योंकि यह आपके और हमारे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है। आउटसोर्स से अकेले आप प्रभावित नहीं हैं कि जो नौकरी कर रहा है आउटसोर्स की वही पीढ़ी तक प्रताड़ित है। यदि आउटसोर्स कल्चर और बढ़ा और इसने व्यापक रूप ले लिया तो आप समझ लीजिए कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को नौकरी के नाम पर गुलाम बना लिया जाएगा। आज आप देख रहे हैं आपकी नौकरी में न कोई सुरक्षा है, न कोई सम्मानजनक वेतन है, न कोई बुढ़ापे का कि कोई कैसे जिएंगे इसके कोई प्रावधान है। आज अगर असुरक्षित नौकरी देके सरकार ने आने वाली पीढ़ियों को किस तरीके की नौकरी मिलेंगे इसके संकेत तो हम और आप समझ सकते हैं। सरकारी सेक्टर
जिसका 80% तक निजीकरण हो चुका है, ये आप हम सब लोग जानते हैं। अगर सरकारी सेक्टर में सिर्फ कुछ अधिकारी बैठेंगे, बाकी सारे कर्मचारी ठेकेदारों के होंगे, आउटसोर्स के होंगे, ठेके के होंगे, तो आप बताइए कि उस सरकारी सेक्टर का क्या औचित्य रह जाएगा, क्या मतलब रह जाएगा। और इसलिए आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारी शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं। आप सब लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने भविष्य को सुरक्षित कराने के लिए सरकारी सेक्टर को बचाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी नौकरी के रास्ते बना सकते हैं। आप वो काम कर सकते हैं जो अभी तक आपकी कल्पना में नहीं है, जिसके बारे में आपने अभी सोचा ही नहीं है। यदि आप ठान लें, आप अगर सोच लें और सिर्फ इतना सोच लें कि हमारे साथ 15 साल से अन्याय होता चला जा रहा है, हमारी मेहनत की लूट हो रही है, हमें इसका बदला लेना है। यदि आपने अपने अंदर बदला लेने की भावना पैदा कर ली तो निश्चित रूप से जो आपके साथ हुआ है वह और किसी के साथ नहीं होगा। हम लोग, हमारे जो कोर कमेटी है, हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, हम इस संगठन को इस स्तर तक ले जाना चाहते हैं कि इस संगठन का नाम सुनते ही एजेंसियों के मालिकों के पसीने छूट जाए, अधिकारियों को आउटसोर्स कल्चर पैदा करने में हाथ कांपने लगे। इस संगठन को इस कदर मजबूत करने की जिम्मेदारी आपकी है और ये काम आप सिर्फ अपनी एकता बनाकर और आउटसोर्स आंदोलन को जुझारू और आक्रामक बनाकर ही कर सकते हैं। आपने अगर ऐसा कर लिया तो ये भोपाल में बैठी हुई ब्यूरोक्रेसी को 1 मिनट नहीं लगेगा इस आउटसोर्स कल्चर को खत्म करने में। इसलिए साथियों, हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। हम लोग आपको अवसर तैयार करते हैं इस बात के लिए कि आप अपनी एकता दिखाइए। इस आचार संहिता के दौरान हम लोग भोपाल में एक दिन इकट्ठे होना है। तो हम सब लोग कहते हैं कि हमारी संख्या 10 लाख है, 12 लाख है तम पीड़ित लोगों की। इसका अगर 20% भी उस दिन भोपाल में खड़ा हो गया तो इस बात की गारंटी है किसी आचार संहिता के दौरान इस आउटसोर्स कल्चर को विदा करने का फैसला उन ब्यूरोक्रेसी को लेना पड़ेगा जिसने इसको पैदा किया है, जिन राजनीतिक दलों के इशारे पर। तो साथियों, मेरा लगातार ये कहना है और मुझे ये विश्वास और भरोसा है कि हमारी एकता ही हमारे लिए सुनहरे कल का रास्ता तैयार कर सकती है। इस रास्ते को बनाने में, इस रास्ते पर चलने के लिए आप अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कीजिए। हालांकि इसमें रुकावटें भी बहुत आएंगी, बहुत सारे लोग इसमें व्यवधान डालेंगे। जिस तरीके से कुछ लोग आपको कहेंगे कि हम आपका ये काम कराते हैं, हम आपका वो काम कराते हैं, छोड़िए कुछ नहीं होता, आंदोलनों से क्या करोगे, एकता बना के हम तुम्हारा कर देते, तुम हमारे साथ आ जाओ। इस तरीके की बातें भी होंगी। जब हम लोगों ने इस आंदोलन को खड़ा किया था तब भी हमें इस तरीके की सवालों का सामना करना पड़ा था। एक समय तो ऐसा आया था कि हमने जितने लोगों को इस आंदोलन के साथ जोड़ा था, खड़ा किया था, वो सब हमें छोड़कर लोगों के बहकावे में आकर चले गए थे, हम अकेले खड़े रह गए थे। लेकिन बाद में वो सब वापस आए। हमारा ये विश्वास था कि हम जो बात कर रहे हैं वो सही बात है, हमारा जो रास्ता है वो सही रास्ता है और हम घबराए नहीं और हम इस आंदोलन के रास्ते पर चलते रहे, जिसका नतीजा आज ये है कि पूरा मध्य प्रदेश का आउटसोर्स, अस्थायी, ठेका, अंशकालीन जिस पीड़ित कर्मचारी है वो सब एक जगह इकट्ठा होने की मानसिकता बनाने लगा है, बना ली है उसने, और उसकी यही एकता आप सब लोगों के साथ न्याय कराएगी। हम अपने इस आउटसोर्स आंदोलन में पुनः राहुल मालवीय, यशवंत गेडाम, मधु यादव जैसे कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी नेताओं का स्वागत करते हैं और आप लोगों से अपील करते हैं कि भोपाल में जिस दिन भी धन्यवाद रैली, धन्यवाद सभा का आह्वान हो, आप अपने स्तर पर
भोपाल आने की तैयारी करें और भोपाल जरूर आए। ये आपको हमारा और हमारी कोर कमेटी का सारे पदाधिकारियों की ओर से आमंत्रण है। धन्यवाद।